नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं, आज 16 जनवरी 2021 शनिवार हो चुका है और जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को और हेडलाइन न्यूज को। बहुत ही बड़ी व महत्वपूर्ण खबरें हैं। मौसम को लेकर महत्वपूर्ण खबर है, साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई और इसी बीच चीन को भी बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों साथ ही जानेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। आर्मी डे, राष्ट्रपति ने दी बधाई, प्रधानमंत्री बोले हमारी सेना ने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल पूरे देश में आर्मी डे मनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसी बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शुक्रवार को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश हमेशा साहसी व प्रतिबद्ध सैनिकों, सेना के सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों का आभारी रहेगा। आप सभी को बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद ने 73वें सेना दिवस पर ट्वीट किया, सेना दिवस पर भारतीय सेना के सभी बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी एवं प्रतिबद्ध सैनिकों, सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों का सदा आभारी रहेगा। इंडोनेशिया से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद ढहा अस्पताल, दर्जनों मरीजों और कर्मचारियों फंसे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शुक्रवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच अधिकारियों ने कहा कि बचाव दल ने एक अस्पताल के मलबे में फंसे 1 दर्जन से अधिक मरीजों और कर्मचारियों की तलाश की है। दोस्तों इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों लोग घायल हो गए जब शुरुआती समय में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे द्वीप के भयानक निवासियों में दहशत फैल गई। आप सभी को बता दें कि 2.5 साल पहले यहां पर एक विशाल भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। दोस्तों पश्चिम सुलावेसी प्रांत में 110,000 की आबादी वाले शहर मामुजू में एक अस्पताल भी इसकी चपेट में आया है। इसी के साथ मामुजू शहर में बचाव एजेंसी ने कहा, अस्पताल भूकंप के बाद ढह गया। मलबे के नीचे मरीज और अस्पताल के कर्मचारी फंसे हैं और अब हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोविड-19 इन इंडिया, देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले 15,590 नए मरीज, केरल ने फिर बढ़ाई चिंता। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,05,27,683 हो गई है। इसी के साथ में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,590 केस आए। इसी बीच गुरुवार को 15,975 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ में 191 मरीजों की जान गई है। और दोस्तों कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,62,738 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही 1,51,918 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही देश में केरल में कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में यहां रोजाना औसतन करीब 5,000 नए संक्रमित मिल रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बुधवार को 6,004 केस आए, 5,158 मरीज ठीक हुए और 26 की मौत हो गई। यहां 65,374 मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही देश में कुल 2,13,007 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इनमें 31% अकेले केरल से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आज से चंदा जुटाने का अभियान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होगी शुरुआत। जैसा कि आप सभी को बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आज से चंदा जुटाने का अभियान शुरू होगा। इस बीच दोस्तों अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होगी। साथ ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, वीएचपी कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और संघ आरएसएस के प्रांत संचालक श्री कुलभूषण आहूजा राष्ट्रपति से मिलेंगे। साथ ही आप सभी को बता दें कि ये मुलाकात सुबह 11 बजे होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:45 पर मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि चंदा जुटाने का यह अभियान 27 फरवरी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यकर्ता करीब 4 लाख गांव में जाएंगे। और दोस्तों विश्व हिंदू परिषद का यह अभियान 2 चरणों में 44 दिनों तक चलेगा। वहीं आप सभी को बता दें कि पहला चरण 15 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें वीएचपी मंदिर निर्माण के लिए देश के प्रतिष्ठित लोगों से चंदा मांगेगी। वहीं दूसरा चरण 1 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी को समाप्त होगा, जिसमें देश के आम लोगों से चंदा मांगा जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय रेल के लाखों कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, तैयार हो रहा फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने से पहले भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। साथ ही इसके तहत रेलवे में कार्यरत फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है।
इसी के साथ में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में रेलवे में देश भर में कार्यरत इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा युद्धस्तर पर तैयार किया जा रहा है। इसी बीच सभी जोनों को लिखित आदेश जारी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल प्रमुखों को एक लिखित आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों इस आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय रेलवे के सभी विभागों में कार्यरत उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा एकत्र किया जा रहा है जिन्हें कोविड-19 संक्रमण होने का खतरा सबसे अधिक है। और दोस्तों इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए देश भर में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू होने वाला है। साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शपथ से पहले जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, अमेरिका को मिलेगा $1.9 ट्रिलियन का राहत पैकेज। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को कार्यभार संभालने से करीब एक सप्ताह पहले बड़ा कदम उठाते हुए $1.9 ट्रिलियन की राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इसी के साथ में उनके इस कदम से हर अमेरिकी के खाते में सीधे $1400 जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो बाइडेन ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़े कदम उठाने का वादा किया था। जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कोरोना से लड़ने के लिए बड़े कदम उठाने का वादा किया था। और दोस्तों बाइडेन का ऐलान उस वक्त आया है जब अमेरिका में इन दिनों हर दिन कोरोना के औसतन 2 लाख नए केस आ रहे हैं। और दोस्तों हर दिन करीब 3000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस ले रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में बेरोजगारी भी चरम पर पहुंचती जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसी महीने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 लाख से ज्यादा अमेरिकियों की नौकरी गई है जिन्होंने जीवनयापन के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। दोस्तों कोरोना की वजह से उपजे खराब आर्थिक हालात और लोगों तक समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने के लिए लगातार एक बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही थी, जिससे ट्रंप प्रशासन बार बार इनकार कर रहा था। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक एक हफ्ते पहले जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता को ये बड़ा तोहफा दे दिया है। दोस्तों इसी बीच अगली खबर देखिए, फोन पे दे रहा ₹149 के सालाना प्रीमियम पर टर्म इंश्योरेंस, आपके लिए कितनी फायदेमंद है यह पॉलिसी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों इस टर्म इंश्योरेंस पर एश्योर्ड रकम 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की है और इसके लिए सालाना प्रीमियम ₹149 से शुरू होती है। इसी बीच दोस्तों फोन पे के इस खास टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। आप सभी सोच रहे हो कि क्या आपको यह टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। दोस्तों आप सभी को बता दें कि फोन पे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आप इस टर्म इंश्योरेंस को मोबाइल ऐप के जरिए कुछ स्टेप्स में ही ले सकते हैं। और फोन पे के एंड्रॉइड और iOS ऐप में माय मनी सेक्शन में जाना होगा। इसी सेक्शन में आप इंश्योरेंस सेक्शन में जाकर टर्म लाइफ इंश्योरेंस को चुन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि इसमें नॉमिनी का नाम देने के बाद इस ऐप के जरिए टर्म इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, चीन को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने शाओमी समेत इन 9 चीनी कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट, जाने वजह। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए 9 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही दोस्तों जिन चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में ऐड किया गया है और दोस्तों उनमें दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और प्लेन मेकर काक समेत 9 कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस फैसले के बाद अमेरिकी इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों में अपने निवेश से बाहर निकलना होगा। और दोस्तों जिसके लिए निवेशकों को 11 नवंबर 2021 तक ऐसा करना होगा। साथ ही इससे पहले अमेरिका चाइनीज कंपनी हवाई और ZTE के साथ भी ऐसा कर चुका है। और दोस्तों शाओमी के अलावा बैन होने वाली कंपनियों में चीन की प्लेन बनाने वाली कंपनी काक तेल प्रोडक्शन कंपनी स्नूच का भी नाम शामिल है। इसी बीच कश्मीर से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। भयंकर शीतलहर की चपेट में कश्मीर, डल झील सहित कई जलाशयों में जमा पानी। कश्मीर अभी भयंकर शीतलहर की चपेट में है, जबकि पूरी घाटी में पारा शुक्रवार को 0 से कई डिग्री नीचे गिर गया, जिससे डल झील सहित कई जलाशयों में पानी जम गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस साल इस मौसम के सामान्य न्यूनतम तापमान से 5 डिग्री कम है। शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था, जो 1991 के बाद श्रीनगर में सबसे कम तापमान था। अब तक का सबसे कम तापमान 1893 में श्रीनगर में 1995 में तापमान 0 से 8.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था, जबकि 1991 में तापमान 0 से 11.3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। श्रीनगर में अब तक का सबसे कम तापमान 1893 में 0 से 14.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। घाटी के बाकी हिस्सों में भी ठंड बढ़ रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। कोरोना के डर से इस राज्य के शहरों में और 15 दिन रात में घूमना है मना, निकले बाहर तो होगी मुश्किल।
गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट के बावजूद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 4 बड़े शहरों में एहतियात के तौर पर अगले 15 दिनों तक रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। लोगों से कुछ और दिनों तक धैर्य रखने एवं प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करते हुए रूपानी ने कहा कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नवंबर 2020 को रात का कर्फ्यू लगाने से संक्रमण नियंत्रण में आया है। उन्होंने जामनगर में संवाददाताओं से कहा, सभी 4 शहरों में रात में 10 बजे से सुबह तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। फिलहाल सिर्फ इसलिए छूट नहीं होगी कि नए मामलों में गिरावट आई है। लोगों को धैर्य रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू हटाने का निर्णय उपयुक्त समय पर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।